हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं, उसमें आज हम एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में समझेंगे। उससे पहले मैंने डाल्टन थ्योरी करा दी थी। डाल्टन थ्योरी छोटी सी थ्योरी है, बहुत ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवा दिए हैं और थोड़ी सी चीज़ें जो उसमें थी समझने लायक वो समझा दी हैं। एक शायद मैंने लास्ट में एवोगैड्रो नंबर लास्ट सेशन में जो देखा था वो शायद मैंने गलत लिखवा दिया। एवोगैड्रो नंबर होता है Na=6.02 10⁻23 होता है। शायद मैंने 6.06 या 6.6 लिख दिया, तो दिमाग में शायद प्लैंक कांस्टेंट होगा, वो कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा। और उसके लिए सॉरी। आज हम स्टार्ट करते हैं एटम। तो एटम जैसा हमें पता है, डाल्टन कह गए थे कि इनडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है, जिसको हम काट नहीं कर सकते या ब्रेक नहीं कर सकते। एटम वर्ड इंट्रोड्यूस किया था डेमोक्रिटस ने, और जो एटम इंट्रोड्यूस किया था, जो एटोमियो जो वर्ड था, वो डाल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था और उसके बारे में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। जो वर्ड एटम है वो फर्स्ट यूज़ किसने किया था? डेमोक्रिटस ने, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एटम की। एटम क्या है? एक हमारा ऐसा यूनिट है या एक ऐसा चीज़ है या सब्सटेंस है जो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, जिससे हम शुरुआत करेंगे हर चीज़ की। तो हमारे पास एटम है। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ है, ठीक है, और बाहर उसके ऐसे शेल्स बनी हुई हैं। ये शेल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये जो एटम है, इसमें ये अंदर का जो पार्ट है उसको न्यूक्लियस बोलेंगे। न्यूक्लियस मतलब नाभिकीय या, ठीक है। और ये शेल्स है। ये शेल्स मतलब क्या करती हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जिस लेवल पे, जिस सेल पे, जिस ऑर्डर से रखा जाएगा उसके लिए भी रूल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है? एटम। एटम एक क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, या एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि एटम को और ज़्यादा डिफाइन करने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। जो न्यूक्लियस है उसमें होते हैं प्रोटॉन। न्यूक्लियस ऑफ द एटम में क्या होंगे? प्रोटॉन, ठीक है। और क्या होंगे? न्यूट्रॉन। ये दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे? हमारा न्यूक्लियस बना रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाहर जो भी शेल्स हैं उनमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब पूरा मिलके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब यहाँ पे चार्ज कोई नहीं होगा। वैसे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जब ये पूरा हम ये एज अ सिस्टम देखेंगे, जब इस पूरे को एज अ सिस्टम देखेंगे या समझेंगे, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। जब हम एटम की बात करेंगे, जब हम आयन की बात करेंगे तो कुछ और कॉन्सेप्ट होगा। अभी हम क्या है? न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस पे चार्ज है, ऐसे एटम की बात नहीं कर रहे हैं। तो एटम के फर्स्ट जो हम जानते हैं एटम के बारे में, एटम के पास 3 पार्टिकल होते हैं। एटम के पास 3 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हम जानते हैं और जिनको यहाँ समझना है। फर्स्ट पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन। सेकंड पार्टिकल क्या है? न्यूट्रॉन। और थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए, ये पार्टिकल हैं बेसिक पार्ट। इसके बाद भी न्यूक्लियस के अंदर क्वार्क्स होते हैं, जो सम अप करने पे, जब क्वार्क्स कुछ सम अप करेंगे तो क्या करेंगे? प्रोटॉन में पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अब जब उन्हीं को ऐड करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रॉन की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है।
तो उतना नहीं अभी समझना है, अभी हमें ये समझना है कि बेसिक एटम के 3 पार्टिकल होते हैं जिनको हम इंडिविजुअली अलग अलग समझेंगे। तो प्रोटॉन क्या है? ऐसा पार्टिकल या ऐसा चार्ज जिसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये है पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो अब हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ गई कि एटम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो खुद में न्यूट्रल है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ न्यूट्रल है। ओवरऑल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, Pn और ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या समझना है? इसमें तो अब कुछ नहीं समझना आई थिंक। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो प्रोटॉन्स को P से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी H+ भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन को हमेशा स्मॉल n से, और नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें लिखाना पड़े, बस ये लिखाना न्यूक्लियस कैसे बनता है। न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय, या फिर लिख दें एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, न्यूक्लियस फॉर्म्ड बाय, न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, NU होगा। न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज फॉर्म्ड बाय, nucleus of atom formed by protons, combination of protons and neutrons। तो ये चीज़ें हमने समझ ली। देखिए जो सॉरी जो भी क्लास में हम कराते हैं वो हो सकता है 30 मिनट या 40 मिनट में चीज़ें ख़त्म हो जाए, लेकिन वो मटेरियल 1 से 2 घंटे के बीच का होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? केवल इस पे थ्योरी पे ध्यान देना है और ये जो कॉन्सेप्ट है उस पे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लिखवाने के चक्कर में रहेंगे तो कॉन्सेप्ट तो रह ही जाएगा और सिलेबस भी नहीं पूरा हो पाएगा। तो हम मेन चीज़ लिखेंगे जिसकी ज़रूरत है। अब हमको पता होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। जो मास है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सेम है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन आए या जाए, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेशन तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे पार्टिसिपेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, या रिएक्शन हो रही हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ही आदान प्रदान हो रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन आए चाहे इलेक्ट्रॉन जाएं। ठीक है, जब रिएक्शन होंगी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, प्रोटॉन का इंटरेक्शन हो रहा होगा, प्रोटॉन कह रहे हैं, एटम्स का इंटरेक्शन हो रहा होगा। तो ये जब चीज़ें हो रही हैं, एटॉमिक लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, तो चाहे इलेक्ट्रॉन्स आएँ चाहे जाएँ, एटम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब एटम इतना बड़ा है जो हमको दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसको इमेजिन ऐसे करेंगे कि एटम लाइक अ फुटबॉल ग्राउंड, ये एटम जो पूरा है वो एज अ फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में चीज़ें लिखी हैं कि एटम को कंसिडर करना एज अ फुटबॉल ग्राउंड और न्यूक्लियस को एज अ बॉल। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक इतना बड़ा स्टेडियम है फुटबॉल ग्राउंड का, उस ग्राउंड में जो बॉल है, जो फुटबॉल मान सकते हो या छोटी सी बॉल मान सकते हो, तो वो है हमारा न्यूक्लियस।
तो इतना अंतर है। 10⁵ टाइम्स छोटी न्यूक्लियस होती है किससे? हमारे पूरे एटम से। तो ये बेसिक है। तो अब हम प्रोटॉन का मास लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास। तो प्रोटॉन का मास है 1.67 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो ये kg में ही लिखेंगे। न्यूट्रॉन का मास है कितना? सोचिए 1.67 है ये भी, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन है 10⁻⁻27 kg। लेकिन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। कितना है? 4 मतलब डिग्री का अंतर आ जाएगा 10 की पावर में। तो कितना है? 9.1 10⁻⁻31 9.1 10⁻⁻31 kg। तो ये है तीनों का मास, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पे MP MN और ME, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब इसमें देखेंगे ये थोड़े कंपेरेबल हैं, ये कंपेरेबल हैं लेकिन ये बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप सो लिख ली होंगी। तो अब हम नेक्स्ट प्रोटॉन की एटम की चीज़ों पे आते हैं, उन पे बात करेंगे कि और क्या हमको समझना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की बात करेंगे। फिर से हम दोहरा देते हैं, ये चीज़ कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आने से, इलेक्ट्रॉन के जाने से एटम के मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? तो ये है हमारा एलिमेंट का नेम या सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। एक्स को क्या बोल देंगे? सिंबल ऑफ एटम। सिंबल ऑफ एटम, जो भी सिंबल है, जो भी हम एटम यूज कर रहे हैं, सिंबल ऑफ एटम, ठीक है। और जो ए है तो कभी कभी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ए है हमारा एटॉमिक मास, ठीक है। ए है हमारा एटॉमिक मास और जेड है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं और एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें। अब इसमें एटॉमिक नंबर हमको पता है, नहीं पता है तो फिर से बता देंगे। सिंबल हमने अभी पढ़ लिए हैं, अगर आप 11th में हैं तो आपने सिंबल भी पढ़े होंगे पहले क्लासेस में, नहीं तो अब हम जब आएगा चैप्टर तब हम बात करेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है ये हम बताते हैं। तो Z = क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है Z। जब Z एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर है? प्रोटॉन्स के बराबर, ठीक है। और A क्या है? A = नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, A = n+P भी लिख सकते हैं, A = n+Z भी लिख सकते हैं। अगर हमें किसी का एटॉमिक नंबर निकालना, हमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर निकालना है, हमें एटॉमिक मास पता है और n पता है, तो हम कैसे निकालेंगे? A - Z क्या कह रहे थे हम? तो अगर हमें Z फाइंड करना है तो A - n लिख सकते हैं। अगर हमें n फाइंड करना है, n = A - Z लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इस पूरे फॉर्मूले को इंटरचेंज करके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जो हम निकालना चाहें। तो हमें सिंबल में केवल यही चीज़ें दी गई हैं, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। अब जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये रह गया था वहाँ पे, तो एक बार आप देख लीजिए, लिख लेते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या है?
1.6 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, बस ये बताना था यहाँ पे। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। ठीक है, तो जो एटम है वो हमने समझ लिया है, सिंबल जैसे होता है हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये सारे एटम के सिंबल हैं। ठीक है, Z क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर है या एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और जो एटॉमिक मास है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बराबर है। तो अब हम एटॉमिक मास की पहले बात करेंगे, फिर हम मॉलिक्यूल समझेंगे और मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। ठीक है, और अगर न्यूट्रल स्पीसीज है, क्योंकि अभी हमने आयन और कैटायन, एनायन किसी की बात नहीं करी है, तो जो न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट करके लिख सकते हैं। इन न्यूट्रल स्पीसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वो किसके बराबर होगा, Z के बराबर होगा। तो ये है हमारा एटम के बारे में जो बेसिक थ्योरी है वो। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। ठीक है, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। तो जो एटॉमिक मास है वो अभी हमने देख लिया है, फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पे मास, एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ एन एटम, एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड एज ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एटम को। तो फिर जो एटॉमिक मास है ए इज इक्वल टू N प्लस P लिख सकते हैं, N प्लस Z लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, क्योंकि यहाँ पे हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब हम इसको AMU में चेंज करेंगे, ठीक है, AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास को क्या लिख देते हैं एटॉमिक मास की जब हम बात करते हैं तो इज इक्वल टू लिख देते हैं कुछ और साथ में AMU लिख लेते हैं। अब AMU क्या है, AMU इज इक्वल टू स्मॉल a लिखते हैं, स्मॉल AMU इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ये होता है 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पूरे को। ठीक है, एटॉमिक मास मतलब A इज इक्वल टू N प्लस P इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, एक AMU की वैल्यू है, मतलब 1 AMU लिखेंगे या एटॉमिक मास लिखेंगे तो इसको हम 1 AMU या एटॉमिक मास यूनिट के बराबर बोल सकते। तो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है N प्लस P, और AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं,
N+P/Na, ठीक है। और Na क्या है हमारा? एवोगैड्रो नंबर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन अभी हमने सारी चीज़ें समझी नहीं है, तो इसलिए हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब हम जब बोलेंगे कि AMU क्या है, तो AMU मतलब उसमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जिसको बोलते हैं। और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, ये किसका है? मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो 1 AMU जो होगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻24 ग्राम लिख सकते हैं, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? इसलिए हम एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें और इसको हम 1/Na भी लिख सकते हैं। 1/Na जो क्या होगी? 1/6.02 10⁻23 के बराबर होगी। और यहाँ पे साथ में ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम ग्राम में कुछ चेंज करते हैं तो उसको Na से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो भी होगा उसका एटॉमिक मास उससे डिवाइड कर देंगे। अब जो पहली चीज़ हमको यहाँ पे थोड़ी सी लगेगी, तो उसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो तो हमने समझ लिया है एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। अगर AMU में लिया है, क्योंकि AMU को U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर AMU में दिया है तो हम उससे कैसे डील करेंगे। तो अगर हमने एक क्वेश्चन दिया है कि हीलियम का एटॉमिक मास फाइंड करना है किसमें? AMU में। अगर बोला है कि एटॉमिक मास बता दो, अगर बोलता है कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम है वो इज इक्वल टू होगा कितना? 4 होगा, क्योंकि हम मास की बात कर रहे हैं, इतने प्रोटॉन्स हैं इतने ही न्यूट्रॉन्स हैं इसके पास, तो ये हो गया इसका मास, किसका? हीलियम का। जब हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट इन AMU, तो वो बस डायरेक्ट ये लिखना है 4 AMU, बस, और कुछ नहीं लिखा है। इसलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं समझनी, जितना मास है उसके साथ में AMU लिख लेना है। ये सब चीज़ें जब समझेंगे, जब हम और ज़्यादा मतलब गहराई से चीज़ें पढ़ रहे होंगे, डीपली चीज़ें पढ़ रहे होंगे। अगर हम ऐसे कार्बन की बात कर देते हैं, कार्बन 6 इसका 12 होता है, अब इसको AMU में लिखेंगे तो इसका एटॉमिक मास इन AMU कितना हो जाएगा? 12 AMU या 12U, ठीक है, यूनिफाइड यूनिट भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास ख़त्म, और इसी के साथ हमने AMU भी ख़त्म कर लिया, क्योंकि AMU एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। एक ही वैल्यू पता है, उसमें हम प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ऐसा कर रहे होते हैं तो वो AMU के बराबर हो जाती है, और वो उसको हम 1/Na भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो है एवोगैड्रो नंबर। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन हम अगर कराने लगेंगे तो फिर अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए, तो ये लिख लीजिए। फिर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे और एटॉमिसिटी की। जो मॉलिक्यूल है और कंपाउंड है,
जैसे मॉलिक्यूल ये फिक्स्ड होते हैं, इनका फॉर्मूला फिक्स होगा, इनका रेशियो फिक्स होगा, सिंपलेस्ट रेशियो में होंगे, हो सकता है कई बार थोड़ा चेंजेस आ जाए, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड है ना ये फिक्स रहेंगे, मतलब इस रेशियो से। और अगर H2O से वाटर बन रहा है तो H2O से वाटर ही बनेगा, H2O2 से हाइड्रोजन परऑक्साइड ही बनेगा, ठीक है। H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन ही होगा, ठीक है। OH माइनस क्या होगा, OH माइनस ही होगा। इसमें सब में H की वैल्यू अलग है और O की वैल्यू अलग है, और सब में क्या है, सब डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड फिक्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल के बारे में समझ रहे हैं तो मॉलिक्यूल ही लिखते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है, एक कंबाइंड फॉर्म है, या इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इनका खुद का एग्जिस्टेंस है, ये अकेले रह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एटम्स हैं, जैसे हमने पढ़ा हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, अब ये जितने में सोडियम, आयरन, तो इसमें बहुत सारे एटम हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब ये क्या है, हीलियम इनर्ट गैस है, जल्दी नहीं बना रही है किसी के साथ। आर्गन है, नियॉन है, ये जल्दी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये ऐसे ही रह ले रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन है वो हमेशा H2 के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में मिलेगा, ये CH4, CH5, CH2, H2 ऐसे फॉर्म्स में मिलेगा, ये N2 में मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनका एग्जिस्टेंस, अब मॉलिक्यूल है ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे एटम, मैक्सिमम एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये बात हो गई मॉलिक्यूल की और एटम की। अब मॉलिक्यूल कैसे होंगे, जैसे हमने H2O की बात करी तो ये O है, ये इसके साथ H लगे, OH, ये हो गया H2O। अगर हम बात करेंगे HCl की, ये तो हो गया ये H और ये हो गया Cl, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर हम बात करेंगे NH3 की तो N, इस पे क्या होगा, एक लोन पेयर होगा और साथ में 3 H लगे होंगे, H। तो ये बात हो गई किसकी, NH3 की। मॉलिक्यूल जो है हमारे कैसे भी हो सकते हैं, जिसमें 2 एटम मिले हों उसको भी मॉलिक्यूल बोलेंगे, 3 हो उसको भी बोलेंगे। अगर यहाँ पे C6H12O6 लिखा है तो ये भी हमारा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं जो पॉलीमर वगैरह के होते हैं, तो वो सब मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जो सबसे पहली चीज़ जो पूछी जाती है यहाँ पे, वो सबसे पहली चीज़ है एटॉमिसिटी। अब जो टर्म है एटॉमिसिटी, उसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल बना है उसमें कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो किसी भी एटम में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो उसकी एटॉमिसिटी होगी। जैसे वाटर की एटॉमिसिटी 3 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1 2 3, ये 3 हो गई, ठीक है। 3 एटम है, 3 एटॉमिसिटी होगी। ये इसमें कितने एटम्स हैं, 6 कार्बन के हैं, 6 ऑक्सीजन के हैं, C6H12O6 और 12 हाइड्रोजन के हैं, तो कितने हो गए, 24 हो गई इसकी एटॉमिसिटी। इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 एटम्स हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी 4 हो गई। H2SO4 की बात करें, H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 6 और 7। तो ये कुछ एटम्स हैं
जिन मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हम एटॉमिसिटी भी समझ चुके हैं, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। और अब जो बात करेंगे वो होंगे मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास समझने से पहले आज की जो जो चीज़ है और इससे पहले की जो जो चीज़ें हैं वो आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब जो होगा, अब जो भी चीज़ें आएंगी वो उन पे डिपेंड करेंगी जो अभी तक चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमने कर ली हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस पे हो रही हैं, सब कोर बेस पे हो रही हैं, मतलब कोर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि फालतू का पढ़ाया जा रहा। सारी चीज़ें बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है और रेफरेंसेस बुक जो आती हैं उन पे बेस्ड है। तो एनसीईआरटी में केवल कोई कोई हेडिंग दे रखी है लेकिन उसको एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं किया गया, इसलिए जो भी चीज़ें हैं जो बिल्कुल कंसाइज वे में ब्रीफ किया गया है, पूरे चैप्टर्स को हम टू द पॉइंट और क्वेश्चन इन टेक्स्ट वाले कराते हुए आपको सारी थ्योरी कंप्लीट कराएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही या कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।